नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। 88 घंटे बाद बंगाल की जनता का फैसला आएगा। बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी या दीदी जीत का चौका लगाएंगी, ये तय हो जाएगा। तमाम एग्जिट पोल्स कमल खिलने का हिंट दे रहे हैं। दीदी 2/3 सीटें लाने का दावा कर रही हैं। सुवेंदु तो दीदी को ही भवानीपुर में 20,000 वोटों से हराने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। साथ ही 180 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने भी दावा कर दिया है और कहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, मां माटी मानुष की सरकार बनाएंगे। ये ममता बनर्जी ने दावा किया है। 226 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा ममता बनर्जी ने कर दिया है। तो एग्जिट पोल बेशक बीजेपी की सरकार बना रहे हों, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि सरकार तो उन्हीं की बनेगी। हालांकि जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है, उसके पीछे 90% हिंदू वोटों का गणित है। दोनों फेज में वोटिंग के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि हिंदू बाहुल्य सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। ऐसे में बीजेपी आश्वस्त है कि हिंदू वोटों के सहारे इस बार बंगाल में कमल खिलेगा। वहीं टीएमसी को भरोसा है कि हिंदू इस बार चौंकाएंगे। पूरे चुनाव में बीजेपी ने जय श्री राम के नारे को अपना सहारा बना रखा था। टीएमसी को लगा था कि 2024 में जय श्री राम नहीं चला, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि 2025 से लेकर 2026 तक राम भरोसे काम बनता चला रहा है। विश्वास तो 27 तक के लिए बना हुआ है। सुवेंदु हो या योगी, मोदी हो या अमित शाह, सबने बंगाल में जय श्री राम से ही कैंपेन स्टार्ट किया। चुनाव भी इसी पर खत्म किया। योगी ने तो आज एक बार फिर कह दिया है कि जहां प्रभु श्री राम होंगे वहां विजय होगी। श्री राम के नाम का असर बंगाल में वाम पर भी दिख रहा है। ऐसी तस्वीर शायद ही कभी देश ने देखी होगी, जहां लेफ्ट वर्कर्स राम धुन जप रहे हैं, वो भी बंगाल के चुनाव में। इन सब के बीच दावों का सिलसिला जारी है। काउंटिंग से पहले और एग्जिट पोल के बाद ममता बनर्जी ने एक नया वीडियो जारी किया है। ममता ने कहा है कि सरकार तो टीएमसी की ही बनने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में जय श्री राम चल गया? सवाल है कि बंगाल में हिंदू किसे जिताएंगे और किसे हराएंगे? आज इसी पर हम मुकाबला करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको हिंदू वोटों का गणित समझा देते हैं, बता देते हैं कि क्यों हिंदू वोटों पर ही पूरा जो खेल है वो डिपेंड करता है। और बीजेपी के नेता जब ये कह रहे हैं कि 90% हिंदू वोट उन्हें मिला है, तो इसके पीछे कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्या इस बार हिंदू वोटर्स ही खेल करेंगे? आइए आपको बताते हैं पहले फेज और दूसरे फेज के कुछ आंकड़े। फर्स्ट फेज की बात करें तो हिंदू आबादी 80% जिन सीटों पर है, ऐसी 52 सीटें हैं जिनमें से 40 सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ है और 20 सीटों पर 95% से ज्यादा मतदान हुआ है। यानी हिंदू बाहुल्य सीटों पर भी इस बार वोटर्स ने जमकर मतदान किया है। अब सेकंड फेज की अगर बात करें तो 80% से ज्यादा आबादी वाली 65 सीटें हैं और इन 65 सीटों में से 46 सीटों पर 85% से ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि 24 सीटें ऐसी हैं जहां 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। और जैसे ही बम्पर वोटिंग हो रही है, इससे बीजेपी को कॉन्फिडेंस है कि इस बार बीजेपी चुनाव जीतेगी। और आंकड़े हैं हिंदू वोटों के गणित को समझाने के लिए। 2016 की बात करें तो 12% वोट मिला, 2019 की बात करें तो 57%, 2021 की बात करें तो 50%, 2026 में अगर देखें तो टीएमसी से अगर 8% हिंदू वोट भी छिटक गया और बीजेपी में शिफ्ट हो गया, तो समझ लीजिए कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और जितने भी एग्जिट पोल हैं, सिर्फ एक एग्जिट पोल को छोड़ दें तो बाकी तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल हैं, एग्जिट पोल के अनुमान हैं जिस पर राजनीतिक दल अपने अपने दावे रख रहे हैं। बीजेपी इन्हें सही मानते हुए सीटों में इजाफे की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो ये कह रही हैं कि वो सरकार बनाएंगी। अब आइए आपको ममता बनर्जी का वो लेटेस्ट दावा भी सुनवा देते हैं, जिसमें उन्होंने 226 सीट जीतने का दावा किया है। चिंता করে বলে যাচ্ছি, মা মাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মা মাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ঝোড়া ফুল জিন্দাবাদ এবং জয় বাংলা। বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়, বাংলার মা করবে জয়, আম্মা করবে জয়, মাদার করবে জয়, বাংলার মা মাটি মানুষের হবে জয়। এটুকু বিশ্বাস আপনারা আমার প্রতি রাখতে পারেন। তাই ইভিএম মেশিন অ্যান্ড কাউন্টিং ক্যান্ডিডেটরা নিজেরা একটু মাঠে নামুন। আমি যদি 3 রাত জেগে গার্ড করার জন্য, আমাদের রাতে অনেক অত্যাচার করেছে কর্মীদের,
আমি যদি পুরো রাত জেগে সকালে ইলেকশনে বেরোতে পারি, আমি 1 মাস 10 দিন কাজ করে এই রোদ্দুরের মধ্যে 50 লু নিয়ে সমস্ত সাউথবঙ্গের দেয়ালগুলো, কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে, আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। 226 सीटों से आगे निकल जाएगी ममता बनर्जी की पार्टी, वो दावा कर रही हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी कर रही हैं कि पूरी रात जगना पड़े तो जगना, क्योंकि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अब किसके दावों में कितनी है सच्चाई और यहां से 27 का रास्ता कैसे निकलता है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में है। तहसीन पूनावाला भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय सरकार नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में सीपीआईएम के उम्मीदवार सयान बनर्जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप बेशक हिंदू वोटों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हो, आपके नेता बेशक कह रहे हो कि 90% हिंदू वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी का यह दावा आपने सुन लिया, 226 से ज्यादा सीटें जीतेंगी बशर्ते आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करें। तो देखिए, सबसे पहले तो चुनाव के नतीजे आने में अभी कुछ ही दिन बाकी है। 4 मई को एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। इससे पहले अगर कोई प्री पोल एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देता है तो मुझे तो लगता है कि एकाध कोई पोलस्टर अभी अपना एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा है, पर 2 एग्जिट पोल हमारे सामने आ गए। एक माननीय श्री राहुल गांधी जी का एग्जिट पोल कि टीएमसी हार रही है, बीजेपी जीत रही है, और एक स्वयं ममता बनर्जी का एग्जिट पोल जिसमें वो भी स्वीकार रही है कि देखिए मैं बहाने बनाकर रखूं, क्योंकि क्या होने वाला है कि बंगाल की जनता बोलने वाली है जय बांग्ला जय श्री राम, लेफ्ट का तो काम तमाम, और टीएमसी को परमानेंट आराम, ये परमानेंट आराम मिलने वाला है। अच्छा, एक और चीज आपको पता है कल रात से क्या बोल रहे लोग? बीजेपी का नया मतलब बन चुका है बंगाली जनता की पसंद। ये बंगाली जनता की पसंद हम बन चुके हैं। अब जितना भी ये गुस्सा करना चाहे करते रहे। एक लार्जर चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी है। चाहे जीते हारे कोई भी, वैसे हम ही जीतने वाले, 4 में से 5 में से 4 हम ही जीत रहे, पर लोकतंत्र की जीत है। जो बंगाल में 6-6, 7-7 फेज के चुनाव, हिंसा, अनेकों मौतें होती थी, 2 फेज में चुनाव हुए बिना ज्यादा हिंसा के। मुझे लगता है बंगाली जनता को और हमारे इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ सीएपीएफ को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने चुनाव संपन्न करवाया। मुझे लगता है फराज किदवाई भी हमारे शूरवीरों को ये सलाम प्रणाम करेंगे ही। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एक इंडी अलायंस के ऊपर भी विचार किया जाए। ये चुनाव वैसे बीजेपी की तो एक ही स्टेट था असम, वहां पे हम हैट्रिक बना रहे, बंगाल में हम जीत रहे हैं, केरला में हमारी ग्रोथ हो रही है, तमिलनाडु में हम लौट के आ रहे, पुदुचेरी भी सरकार बन रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताए हमारे मित्र है फराज भाई, केरलम में यूडीएफ जीतेगी खुश है या लेफ्ट जीतेगी खुश है? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इस चुनाव के बाद? इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है क्या? टीएमसी कह रही है हम जीत रहे हैं। अभी पूछे समाजवादी पार्टी से कि वो कांग्रेस के साथ है या वो टीएमसी के साथ है, और केरलम में किसके साथ है? तो एक स्पष्ट निष्कर्ष है कि इंडिया अलायंस का 4 मई को पिंडदान होने जा रहा है। और इससे कहूं, राहुल जी इन निकोबार, लेफ्ट हैविंग चोकोबार, एंड ममता बनर्जी परमानेंटली बाहर। नहीं भाई, ये तो आपका आंकलन है, ये तो आप इंडिया अलायंस के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी आपका भविष्य भी तो यही बता रहा है ना शहजाद पूनावाला जी कि आप भी 90% हिंदुओं पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। कोई भी चुनाव हुआ बिना हिंदुओं के उस चुनाव को, या बिना हिंदू मुस्लिम के पिच पर उतरे हुए उस चुनाव को जीत नहीं सकते हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ पार्टियां हैं जो 100% बांग्लादेशी वोटर पर निर्भर रहना चाहती है। हिंदू भी इसी देश का है और हम गर्व के साथ हिंदुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जय श्री राम को गाली नहीं मानते, हम जागो मां बोलने पर पिटते नहीं हैं, हम बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले व्यक्ति को खुला घूमने नहीं देते। इन्होंने अरेस्ट भी नहीं किया उस हुमायूं को। तो इसी से पता चलता है कि तुष्टीकरण की राजनीति, 5,000 करोड़ रुपया पता है किसके लिए खर्च किया गया? मदरसों पर, और नॉर्थ बंगाल पर 1,000 करोड़ से कम। तो इस प्रकार की राजनीति से अगर हिंदू सोचता है कि ये उसके हित में नहीं है,
अपीजमेंट पॉलिटिक्स है वो खिलाफ है, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? हालांकि ये मेरा आंकलन नहीं है, आपके नेताओं का ही आंकलन है। जितने भी नेता अब एग्जिट हम पोल लोग के तो बाद एग्जिट बयान पोल दे से रहे देख हैं के ना, आकलन कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार भगवान शिव भी आ जाए, माता काली भी आ जाए, और वो हिंदुओं को अगर ये कहें कि टीएमसी को वोट दें तो वो तब भी टीएमसी को वोट नहीं देंगे। इतना श्योरिटी है आप लोगों को हिंदू वोट को लेकर? देखिए, मुझे तो लगता है वैसे भी ये भगवान शिव और माता दुर्गा, इनमें इनका वैसे भी विश्वास नहीं है, तो इनको वैसे भी उनको उनकी सपोर्ट में तो लेंगे भी नहीं वो सपोर्ट। उनका सपोर्ट तो कुछ और ही है, बाबरी का सपोर्ट है इनका। ठीक है संजय सरकार जी, क्या इस बार हिंदू वोट आपके साथ खेला कर देगा? योगी आदित्यनाथ भी कहते हुए सुनाई दिए कि जहां जय श्री राम होगा, जहां राम जी का उद्घोष होगा, वहां विक्ट्री तय है, और बीजेपी मान रही है कि चुनाव वो जीत गई है। भाई देखिए, बोलने दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। जो मतलब जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं ना, ये एक मालिक को खुश करने वाला आंकड़ा है, जिसने बनाया ये एग्जिट पोल एक नंबर, और जो दिखा रहा है वो भी मालिक को खुश करने वाला आंकड़ा दिखा रहा है। बीच में ये आंकड़ा का कोई मतलब ही नहीं रह गया। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल क्या भारतीय जनता पार्टी को ये आंकड़ा दिखाने का रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। काउंटिंग कब है? 4 तारीख। काउंटिंग में जो एजेंट होता है ना, काउंटिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं जा रहा है। 10,000 वोट में कल एजेंट दे नहीं पाया। मेरे घर के सामने 50 मीटर का दूसरे चैनल के लोग सब आए थे, 2 आदमी उसका बूथ के सामने नहीं है, जहां टीएमसी का बूथ के सामने 100-150 आदमी वहां पर एक कट्टा होकर कैसे करके वोट गिराया जाता है, उसको दिखा रहा है। जहां जनता न जनार्दन ये नच रहा है उसके ऊपर में, किसका भरोसा में? कौन सा लहर था बंगाल में जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बना देंगे? है ना 8 ना घाट ना 360, 8 में भी नहीं है, घाट में भी नहीं है, 360 में भी जो नहीं है, तो बंगाल में सरकार बना देंगे। अचानक बना, आप बहुत मतलब जो बोल रहे हैं, ये सरकार बना सकते हैं। जिस दिन आप चींटी को होठ में लिपस्टिक लगा देंगे, हाथी को गोद में ले लेंगे, मच्छर को साथ पहना देंगे और मधुमक्खी को साड़ी पहना दीजिएगा, उस दिन ये सरकार में आएंगे। उसको पहले ये सरकार में नहीं आ सकता। ये जो बात बोल रहे हैं 50 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लास्ट बार अमित शाह बोला था आखिरी बार 200 बार, 77 में रिजोल्व 170, तो 123 माइनस कर दिया, कर दीजिए कितना होता है? 77 से 123 माइनस करने से सोच लीजिए लगभग 56 सीट होता है। ठीक है ना? तो ये तो आंकड़ा है। 50-20 पार्टी चलिए ठीक है संजय सरकार जी, देखिए ये तो आपकी इच्छा है, अब आप पर थोपा तो जा नहीं रहा है कि आप एग्जिट पोल को माने, और हम तो जैसे बीजेपी वालों के दावे सुना रहे हैं, हम तो वैसे ही आपके भी दावे सुना रहे हैं। हमने तो भी ममता बनर्जी की बातें भी सुनाई, हमने तो अभिषेक बनर्जी की बातें भी सुनी, हमने तो आपके बाकी नेताओं की बातें भी सुनी। भाई जब वो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, तो बीजेपी क्यों ना दावा करे? ये दावा करें तो आपको झूठ लगता है और आपके दावे आपको सच लगते हैं, वो भी तब जब आपको इस बात की आशंका है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। टू द पॉइंट में बात करने में अच्छा लगता है। ये टू द पॉइंट ही है, ये टू द पॉइंट ही है, लेकिन टू द पॉइंट आपको समझ नहीं आता। सुनिए संजय सरकार जी, टू द पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि टू द पॉइंट आप लोग कभी बात नहीं करते हैं। नहीं सुनिए, मैंने तो आपसे टू द पॉइंट ही सवाल पूछा है कि जब आप दावा करते हैं इफ एंड बट के साथ कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तब तो बहुत अच्छा, और बीजेपी वाले दावा करें तो झूठ। 2021 में एक बूथ का नमूना हम आपको सामने पेश कर रहा है। अब जिसको 92% दिखा रहा है, 77% हिसाब से आ रहा है, तो वो हिसाब से मैं आपको 1100 वोट एक बूतान में 2021 में था। पोलिंग वोट 84%, 924 वोट था। उसमें एसआईआर होने का पहले 75 बढ़ा, 1175 हुआ। एसआईआर का तो 261 वोट काटा गया, 914 वोट था। सर, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। सुनिए, या तो आप जीत नहीं सकते, या तो बीजेपी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, दुरुपयोग नहीं कर रही है। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। ये कैसे है कि चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी भी कर ली और आप चुनाव जीत भी रहे हैं? ये तो फिर ऐसा है संजय सरकार जी कि चुनाव आयोग फिर आपके लिए काम कर रहा है। केसीनाथ का गणित सुनिएगा ना, वशिष्ठ नारायण का गणित सुनिएगा, सुन लीजिए एक बार। उसके बाद में अगर 214 वोट में अगर आपको 92% 92% वोट पड़ता है, तो उसको मतलब संजय सरकार जी, अभी इसी गणित को आपने नकारा था और फिर वही गणित आप बताने लगे। मैं उस गणित पर आ ही नहीं रही, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। आपसे मैंने सवाल पूछा सिर्फ इतना भर कि आप दावा करें तो सब अच्छा, बीजेपी वाले करें तो सब झूठ। अब रुक जाए संजय सरकार जी, बहुत घुमा लिया आपने, बहुत चींटी और हाथी की कहानी सुना ली मुझे। अब आ जाते हैं रियलिटी पर, आ जाते हैं पश्चिम बंगाल पर। तहसीन जी को चर्चा में ले आती हूँ। संजय जी
रुक जाए संजय सरकार जी, आप ही के साथ ही इंडिया अलायंस वाले जो बैठे हैं यहाँ पर, फराज किदवई भी इंतजार कर रहे हैं और तहसीन जी भी हैं कि ईवीएम ठीक काम कर रहा है क्या? केरलम में ईवीएम को ये बोलेंगे अच्छा है, बंगाल में बोलेंगे खराब है। अब वो तो तहसीन जी बताएंगे। तहसीन जी, पश्चिम बंगाल की अगर स्पेशली मैं बात कर लूं तो पश्चिम बंगाल में तो आपके अपने नेता कहने लगे हैं कि ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो हताश हैं, वो निराश हैं और बीजेपी को वोट ज्यादा मिल रहे हैं। किसकी बात पर यकीन करूं, जीत रही है बीजेपी या नहीं? थैंक यू शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूं। सॉरी मैं स्टूडियो में नहीं आ सका, थोड़ा ट्रैफिक जैम है। जीत रही इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। ममता जी अगर सरकार में आएगी वो इंडिया अलायंस के साथ ही आएगी, वरना इंडिया अलायंस के बिना वो नहीं आ सकती। लेकिन एक चीज जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और बात जो वो थी वो ये है कि अगर आज भाजपा बड़ी है वेस्ट बंगाल, उसका एकमात्र कारण है ममता बनर्जी मैम। जिस तरह से उन्होंने बंगाल में ध्रुवीकरण होने दिया, जिस तरह से हुमायूं कबीर जैसे गुंडों को उन्होंने आजाद छोड़ा, अरेस्ट नहीं किया। ये तो ठीक है, बीजेपी ने उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दी, सऊदी से मौलानाओं को बुलाकर वीजा दिया। पैसे का फंडिंग कहां से आया वो जांच का विषय, ईडी कभी देखेगा नहीं उस बात को। लेकिन ममता जी ने भी ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ममता जी को लग रहा था कि बीजेपी के बढ़त से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अब ममता जी को प्रियंका जी के साथ सामने आना पड़ेगा और बातचीत करना पड़ेगा कि देखिए हमें सरकार बनानी। ये मेरा कांग्रेस को खत्म कहां से? बंगाल से जो जीरो पे थे, बंगाल में जीरो पे थे, क्या खत्म करना है? कहां? मुझे तो पहले तो इंडिया टीवी दूरबीन दे। आप बोलेंगे दूरबीन क्यों? ये इंडिया अलायंस किधर है मुझे देखना है। ये केरलम में इंडिया अलायंस कौन है भाई? कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है। ये बंगाल में इंडिया अलायंस कौन है भाई? असम में इंडिया अलायंस कौन है? ये केवल तहसीन पूनावाला को इंडिया अलायंस दिख रहा है। पूरे चुनाव में ना संजय सरकार को दिख रहा है, ना फराज को दिख रहा है, तहसीन को इंडिया अलायंस तो तहसीन बताइए। कहना चाहता हूं वो इंडिया अलायंस में नहीं मिलता है इनको। तहसीन जी, दरअसल आपने इंडिया अलायंस की बात करके मौका दे दिया भाई बीजेपी वालों को कि वो आप पर कटाक्ष करें। अब हमें पश्चिम बंगाल में कहीं भी इंडिया अलायंस तो दिखा नहीं, कहां है कांग्रेस हमें पता नहीं। और अभी संजय सरकार जी मुकर जाएंगे कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो कम से कम ऐसे दोस्ती का हाथ ना बढ़ाइए जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिले। नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि टीएमसी का देखिए, एक टीएमसी के साथ एक सिचुएशन है और उसको कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट। टीएमसी क्या चाहती है? दिल्ली में हमारे साथ रहना चाहती है और बंगाल में हमारे साथ लड़ाई करना चाहती है। वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन हम क्या है, संस्कारी लोग हैं, हम कमिटमेंट वाले लोग, हम चाहते हैं कि जन्म जन्म का रिश्ता हो। ये टीएमसी इसमें मानती नहीं है। टीएमसी को लगता है कि दिल्ली में थोड़ा सा फ्लिंग हो जाए और बंगाल में तो अभी सीख रहे। तहसीन जी, दोनों ही बातें आपकी आपने ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दी। एक तरफ कह रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट की बात भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी को खरी खरी भी सुना रहे हैं। फिर कैसे आप सरकार बना लेंगे मिलकर? संजय सरकार जी रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले ममिता जी बोले। देखिए तहसीन जब बात करते हैं तो संजय जी रुक जाए, इतनी सोफिस्टिकेशन से बात करते हैं तो उसके साथ लड़ने का मन ही नहीं करता है। तो एक छोटा सा गाना याद आ गया, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। तहसीन ये आपके लिए था क्योंकि आप आशा करके बैठे हैं कि अभी सरकार बनाएंगे इंडिया अलायंस का। तो ये अभी कमिटमेंट की बात हो रही थी ना प्राची, मैं बताना चाहूंगी कांग्रेस की एक छोटी सी कहानी कमिटमेंट वाली। जब 1936 में यूपी में एक चुनाव हुआ था, उसमें नेहरू जी को लगा था कि हम सिंगल मेजॉरिटी के साथ जीतने के लिए चलिए मुस्लिम लीग से दोस्ती कर लेते हैं। तब इन्होंने गाना गाया, ये दोस्ती हमने ही तोड़ेंगे, हो गया दोस्ती। फिर जब रिजल्ट आ गया तो उसमें 116 सीट कांग्रेस को सिंगल मेजॉरिटी के तौर पर मिल गई। तो फिर मुस्लिम लीगों को मिला था 29 सीट्स। तो जिन्ना ने नेहरू जी से कहा कि भैया मुझे एटलीस्ट 2 कैबिनेट दे दो। तो फिर नेहरू जी ने बोला कि नहीं, ये हम दे सकते हैं, एक शर्त है। क्या शर्त थी? शर्त यही था कि आपकी मुस्लिम लीग को यूपी से डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये अभी कमिटमेंट की बात कर रहे थे प्राची जी, ये था कमिटमेंट। तहसीन आपको मैं पूछना चाहूंगी, ये कमिटमेंट की आप बात कर रहे हो, ये भी तो एक कमिटमेंट ऐसा तो हुआ था ना। तो ये किस कमिटमेंट की आप बात करते हो भैया, जरा बता दीजिए प्लीज। भाई इनका कमिटमेंट तो छोड़िए, इनको पता ही नहीं कहाँ कमिटमेंट करना है और कहाँ नहीं करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बता दीजिए जनता ने किसके साथ कमिटमेंट किया है ममिता जी? फिर आ रही हूँ तहसीन जी। अब मुझे पूछा? जी आपसे। हाँ, क्या था? जनता ने किसके साथ कमिटमेंट किया है? देखिए, जनता ने सच्चाई के साथ कमिटमेंट पे अभी जुड़े हुए हैं। जनता ने सिक्योरिटी के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं
और जनता हिंदुओं को बचाने के लिए कमिटमेंट करना चाहते हैं। जो सरकार हिंदुओं को बचा पाएगी तो जनता उनके तरफ जाएगी। जो सरकार संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, सरकार जनता उन सरकार के लिए वोट कास्ट करना चाहेंगी। और जो सरकार भ्रष्टाचार को तोड़ देंगे, एक सेकंड, वही सरकार को जनता उसी सरकार के लिए वोट कास्ट करेगी। ये समझ रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जनता को ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार जनता ने देख लिया। जनता ने देख लिया कैसे एक के बाद एक बलात्कार के बाद ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आती है। संजय सरकार जी, इतना नाराज, इतना परेशान या इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। 4 मई बस अब आने ही वाली है, पता चल जाएगा आप जीत रहे हैं या बीजेपी जीत रही है। अभी तो दावे हैं, दावों पर इतनी नाराजगी क्यों जता रहे हैं संजय सरकार जी? थोड़ा रुके। 2 और मेहमान चर्चा में ले आऊं, उसके बाद बोलिएगा, काउंटर कर लीजिएगा जिसको भी काउंटर करना है आपको। सयान बनर्जी जी, ऐसा तो नहीं कि देर कर दी हुजूर आते आते प्रभु श्री राम का नाम याद आया, लेकिन तब याद आया जब चुनाव एकदम बीत गए, आपको भी समझ में आ गया कि यही नाम है जो जीत की गारंटी है? नहीं, ये आपको लगता है, दैट इज योर थॉट, नॉट आवर्स। एक पॉजिटिव साइन है कि द पीपल ऑफ बंगाल वो रास्ते पे आए और वो वोट किए। मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ महेशतला का, हम लोग ने वहां पर भी देखा द पीपल टर्न आउट and they have voted in large numbers. So this is a positive signs. And another fact is there is an anti-incumbency. हम लोगों को सबको पता है anti-incumbency है, ये तृणमूल कितना करप्शन किया है और जो भी किया है ये सब पता है हमें। और जो शुभेंदु अधिकारी है बीजेपी का लीडर, ये भी उस करप्शन का हकदार था, पार्टिसिपेटर था उस करप्शन में, जो पार्टी बदल के लिए whatsoever is maybe, but we have no trust upon the exit polls, but we have trust upon the opinions of the people and we are positive, we have a positive thought। अभी हमारे पास भी ये एक पॉजिटिव साइंस है कि हम लोग ने जो भी बातें किए हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर किए हैं, जॉब से लेकर किया है, एम्प्लॉयमेंट से लेकर किए हैं, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोरालिटी है उसको बचाने के लिए किए हैं, तो वी आर, तो एक पॉजिटिवनेस हमारे पास भी है। बिल्कुल ठीक है सायन जी, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक पॉजिटिव होना अच्छी बात है। कोई नेता थोड़ी ना कह देगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन आपने जो मेरे आंकलन पर सवाल खड़े किए, मैंने तो जो वीडियो देखा उसके आधार पर आपसे बात की। राम नाम का जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब आप लोग वीडियो वायरल हो रही है कि नहीं हो रही है सायन जी? कौन सा, किसका वीडियो? भाई सीपीआईएम वालों की वायरल हो रही है, राम नाम का जाप चल रहा है, भजन हो रहा है। हाँ, तो मैं खुद एक सीपीएम का सपोर्टर हूँ, मैं खुद दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करता हूँ, काली पूजा में पार्टिसिपेट करता हूँ, इसमें क्या है? सो इट डजंट मेक एनी सेंस। बट ओनली वन पॉइंट, from 2018 पंचायत इलेक्शन, 2019 जनरल इलेक्शन, 2021 असेंबली इलेक्शन, 2021 म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन, 2023 पंचायत इलेक्शन, 2024 जनरल इलेक्शन, इन 6 इलेक्शन बीत गए। बीजेपी को वोट डालने से टीएमसी को हम हराएंगे, यही नैरेटिव था, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है बनर्जी जी, आपकी बात ओके, आप दुर्गा पूजा करते हैं, आप दुर्गा पंडालों में जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं ना आपने कि आपके कार्यकर्ता वीडियो बनाकर उसको डाल दें? ये एक नया चेंज है जिसकी बात मैं कर रही थी। आप माने या ना माने? एक छोटा जवाब शहजाद जी, फिर फराज जी आ रही है। सुनिए, मेरा फेथ है, प्राची जी अच्छी बात है। वैसे तो वामपंथियों के नेता का नाम एक समय पे जो बहुत प्रसिद्ध नेता थे सीताराम येचुरी था। हाँ, ये बात अलग है कि वो सीता और राम दोनों से अलग थे, अब राम के पास आ रहे हैं तो अच्छी बात है। परंतु तहसीन से मैं 2 सवाल पूछना। तहसीन ने बोला कि हम बड़े संस्कारी रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं, तो केरलम में ये कौन से संस्कार थे कि भाई वहां पे लेफ्ट को आपने लात मार के भगा दिया और बंगाल में हाथ पकड़े बैठे उनके? दूसरी बात, मैं तहसीन और फराज से फराज से पूछता हूँ, फराज क्योंकि हमारे अच्छे मित्र हैं। फराज भाई ने बोला है कि बंगाल में अगर दीदी जीती, वैसे नहीं जीत रही है, तो मैं लड्डू पेड़े बांटूंगा, मैं फैंटा पिलाऊंगा सबको। अब मैं फराज से पूछना चाहता हूं कि केरलम में कब बांटोगे लड्डू, कांग्रेस के जीतने पर या लेफ्ट के जीतने पर? हाँ, लेकर आया फैंटा। ठीक है फराज जी, गर्मी हो रही है, खूब फैंटा पीजिए, दिमाग भी शांत रहेगा और जनता के बीच में जाने में भी आराम मिलेगा आपको। बोले अब फराज किदवई जी, एक बात जो शहजाद ने कही, और दूसरी बात ये है, आपके सूबे के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं जीत की गारंटी है प्रभु श्री राम का नाम। फिर आ रही हूं तहसीन जी फौरन आपके पास, बस फराज जी का एक कमेंट ले लूं। बोले फराज जी। हाँ प्राची जी, देखिए शहजाद हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। इनकी एक आदत ये है कि ये सवाल बहुत पूछते हैं। अच्छा, तो आज पहली बार मैं इनसे एक सवाल पूछ लेता हूं। ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि हम राम राज लाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। शहजाद भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज का जो कॉन्सेप्ट है, जो तस्वुर है, वो रामचरित मानस के किस कांड में दिया है और वो चौपाई क्या है? जरा आज आप इस देश की जनता को बताइए। भारतीय जनता पार्टी मैं के तो प्रवक्ता धन्य हो गया, मैं राम राज का जो तस्वुर दिया है, मैं बताऊंगा। जो विचार, नहीं आप सुनिए, बीच में नहीं बीच में नहीं बोल दो। जो किस चौपाई में दिया है और किस कांड में दिया है, अब आप बताएंगे। सवाल मत पूछो, आपके ऊपर आरोप है। बता रहे ना, मैं जवाब दूं? आप बोले। बहुत अच्छी बात है प्राची जी। मैं तो गंगा नहा लिया। हाँ दीजिए। मैं गंगा नहा लिया। जो रामचरितमानस को झलाने की बात कर रहे थे, वो आज राम राम कर रहे हैं। जो राम मंदिर जाने से कतरा रहे हैं, वो राम राम कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे जो भी आए, प्रभु श्री राम उनके मुंह से निकल रहा है। वाम दल राम राम कर रहा है, समाजवादी राम राम कर रही है। सोचिए, इतनी बड़ी जीत है। जहां तक फराज भाई आपका सवाल है, बिल्कुल आप एक काम कीजिए, 4 तारीख को हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। अखिलेश जी को राम मंदिर भी ले जाएंगे। आइए, आप चुनौती स्वीकारते हैं? 4 तारीख को राम मंदिर चलेगा। आइए, पहले वो स्वीकारिए। बोले फराज। प्राची जी सुनिए, प्राची जी सुनिए। हाँ बोले। सुनिए बोले प्राची जी। हाँ शहजाद भाई सुनिए अब आप। हाँ, रामचरितमानस के उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस में राम राज का जो तस्वुर है, उन्होंने लिखा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अरे वाह वाह भी सुनिए, देखिए इंडिया टीवी के मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके नेता राजनीति में तो भगवान राम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम राज का जो तस्वुर दिया है वो इनको नहीं पता होगा। अब इसका मतलब सुनिए क्या। प्रभु आपको तो पता है ना, तो भेजिए ना अखिलेश जी को राम मंदिर। बताइए, फराज को पता है, अखिलेश जी नहीं जा रहे। तो फराज को पता है पर अखिलेश जी नहीं जा रहे। प्राची जी, मैं बीच में नहीं बोला। अरे पर अखिलेश जी राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे, बताइए ना। अच्छा बोले, कंप्लीट करें फराज जी बोले। मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करता हूं। अच्छा बोले। अच्छा, रामचरितमानस जलाना गलत था ना? तो शहजाद भाई, आप सीनियर आदमी हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता ने जलाया था। तो तुलसीदास जी जो राम राज का जो तस्वुर देते हैं, प्राची जी मुझसे मत बोलवाइए। अच्छा बोले सर, नाराज। अरे राम जी तो अरे राम के नाम पर जी विनम्र भी रहते थे। राम जी जो है हमेशा से वो संयम नहीं खोते थे। अच्छा शहजाद, उनको बोलने देते हैं। बोले फराज किदवई जी। यही बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सब जान गए, राम नाम में ही जीत छिपी है। जहां प्रभु श्री राम का नाम है वहीं जीत है। यही वजह है ना कि आप भी रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं फराज जी। है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन कहते हैं उनको इमामे हिंद। ये जब भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं हुई थी तब ये शेर आ गया था। इसलिए भगवान राम की बोले फराज जी छोड़िए, मैं चुप बैठा। अच्छा बोले। नहीं चुप नहीं रहना है सर, आपको तो बताना है राम नाम का गुणगान। राम स्तुति तो होगी, राम नाम का गुणगान कर रही है। कैसे करते हैं। अच्छा रुक जाए प्लीज शहजाद, उनको बोलने दे। आप बीच में बोलेंगे फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। बोले फराज जी। तो मैं ये कह रहा हूं प्राची जी कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। भगवान राम समाजवादियों के दिल में बसते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो राम राज का तस्वुर दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब भगवान राम गद्दी पर बैठे तो तीनों लोग प्रसन्न हो गए, आपस की कुटिलताएं खत्म हो गई, इनइक्वलिटी खत्म हो गई। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राज चल रहा है उसमें इनइक्वलिटी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने मनों के भेद इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, अगले को पिछड़े से लड़ाया। इन्होंने आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नफरतें पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि राम राज के तस्वुर से ये बिल्कुल उल्टा जाता है। दूसरी बात, मोमिता जी को मैं एक बात का जवाब दे दूं 20 सेकंड, अच्छा, क्योंकि आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मोमिता जी, सब अब आप सुनिए, 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फजलुल हक के साथ बंगाल कैबिनेट की सरकार बनाई थी, उसमें शामिल हुए थे। और फजलुल हक 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर चुके थे।
चलिए। दूसरी बात सुनिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आशुतोष हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया, उनके कसीदे कृषक पढ़े, पार्टी और मैं में आपको थे, बता साथ रहा में हूं थे कि श्यामा उनके प्रसाद कसीदे मुखर्जी मैं जी, बताऊंगी। और वो कृषक पार्टी को नेताजी बोस भी सपोर्ट कर रहे थे। पहली बात तो आपकी हिस्ट्री की जानकारी उतनी ही कमजोर है जितनी की प्रभु श्री राम के मैं विषय में। बताती हूँ। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना पूछा था, अभी राम पे बड़ा डिस्कोर्स हुआ है, प्राची जी, राम पे बड़ा डिस्कोर्स हुआ है, मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। अब फराज भाई ने बोला कि राम समाजवादियों के दिल में बसते हैं, राम जी समाजवादियों के दिल में बसते हैं, तो बताइए फराज जी कि राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस, जिसने राम जी को काल्पनिक बोला, उसके साथ क्यों है? बताइए। पहले ये बताइए, तुलसीदास जी ने रामराज का तस्वुर, अरे यार ये बताइए, मतलब ये कोई बात है? राम जी को काल्पनिक बोलेंगे, रामचरितमानस को जलाएंगे, और फिर हमको राम जी के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे जीके टेस्ट लेंगे। आप अपना बताइए ना, स्टैंड बताइए, राम मंदिर पर स्टैंड बताइए। खुश है? राम मंदिर बनने पे खुश है? राम मंदिर बनने पे खुश है? मत इस्तेमाल करिए। राम मंदिर बनने पे खुश है? देख रही है कि आपने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल, चलें, ठीक है, फराज की एक बार पूछे, राम मंदिर बनने पे खुश है क्या? फराज किदवई जी, तहसीन जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, वो काउंटर करेंगे, राम मंदिर ममता ने बनने जो पे बोला खुश था है? उस बात पर वो करेंगे, काउंटर करेंगे, लेकिन उनका सवाल सिर्फ इतना था फराज जी, राम की आज आप बात कर रहे हैं, यही बात मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन तब भी आप लोग बोला करें ना, जब प्रभु श्री राम को लेकर टिप्पणी की जाती है, जब रामचरितमानस जलाई जाती है, आपको तो कंठस्थ है रामचरितमानस, तो आपका तो दिल उतना ही दुखना चाहिए था, आपको तो विरोध करना चाहिए था, प्रदर्शन करने चाहिए थे जब रामचरितमानस की कॉपियां या उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं। फराज जी बस इतना पूछ रहे हैं, और राम मंदिर पर आप लोगों का स्टैंड तो जग जाहिर है ना फराज जी? सुनिए, बोले। देखिए ये डिबेट बंगाल पर थी, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की डॉटर आज किस पार्टी में, बताइए। मुझे बस लेफ्ट से एक सवाल पूछना है। बात कर रहे हैं ना शहजाद, एक सेकेंड, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बाबरी बननी चाहिए, समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड है। बाबरी के लिए कैंपेन चला है समाजवादी पार्टी ने, बाबरी के लिए कैंपेन चला है। अच्छा, बोलो गलत है, बोलो गलत है। अब हंसने से काम नहीं चलेगा, केवल भगवा फैंटा पीने से नहीं, बनो बताओ। बाबरी के लिए कैंपेन चला है समाजवादी ने। अच्छा चले, लौट कर आते हैं चर्चा पर। आपने याद दिलाया फराज जी, आपने याद दिलाया कि चर्चा बंगाल पर है, लेकिन आप ही ने राम भक्त होने की बात कही, आप ही ने रामचरितमानस को कोट किया, तो उस पर थोड़ी चर्चा होनी जरूरी थी। तहसीन जी आ जाइए, आप जो जवाब दे रहे थे आप जवाब दे। तहसीन जी सवाल सिर्फ इतना ही भर है कि एक फॉर्मूला है जो बीजेपी के पास है, लगा था 2024 में वो छिटक गया, लेकिन 2024 के बाद से लगातार इनके साथ वो इंटैक्ट नजर आ रहा है, उसका तोड़ है इंडिया अलायंस के पास। थैंक यू प्राची जी। सबसे पहले तो सयन बैनर्जी आपके शो में है, वो एक उम्मीदवार है मेरे विपक्ष में, लेकिन उम्मीदवार, इसलिए उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। जो भी नतीजा है उम्मीद करता हूँ वो सेवा करेगी वेस्ट बंगाल की। दूसरी चीज देखिए, इंडिया अलायंस के पास कुछ चीजें हैं, अगर वो एक साथ आकर कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी नेचुरली देश के अंदर, राज्य के अंदर अलग अलग पार्टी बड़ी, जैसे सपा यूपी के अंदर, टीएमसी वेस्ट बंगाल में वगैरह, उसके साथ आकर एक कॉमन अलायंस बनाकर कॉमन एजेंडा लोगों के सामने रखे, तो जरूर हम मोदी जी को और भाजपा को हरा सकते हैं। तो ये एक चीज इंडिया अलायंस को बैठकर उसको सुलझाना होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि बाकी राजनीतिक दल कांग्रेस के ऊपर बढ़े या कांग्रेस के का जनाधार छोटा करते बढ़े। अब मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे देता हूं, शिवसेना यूबीटी ने एमएलसी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया बिना कांग्रेस के। तो ये नहीं हो सकता। सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अपने दल को छोटा नहीं कर सकती, और अगर कांग्रेस करती है, मैं खुद कांग्रेस का समर्थक हूं, ये गलत है। कांग्रेस को मजबूत दल होना होगा, कांग्रेस अपमानित नहीं हो सकती, कांग्रेस देश की पार्टी। तीसरी चीज, और अगर इंडिया अलायंस टूटता है तो टूटने दो, कांग्रेस छोटा दल नहीं हो सकती, ये बात मानना होगा। तीसरी चीज, क्योंकि यहाँ कहा गया कि कांग्रेस ने लेफ्ट पे सरकार को गिराया, उन्होंने गठबंधन नहीं किया जिन्ना के साथ, तो ये बात सही है। क्योंकि मैं आपकी अच्छा गाना नहीं गा सकता हूँ, ये बात सही है। अगर नेहरू जी ने कहा जिन्ना साहब को कि कबूतर जा जा जा, तो वहां पे आइए आपका इंतजार करते श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े थे कि आइए आपका इंतजार, तो बना दी सरकार जैसे मेरे भाई ने कहा। तो ठीक है, हमने जो किया वो देश हित में किया। जिन्ना को हटाना, जैसे जैसे चुनाव नतीजों की देश हित के लिए क्या तहसीन कुछ भी कर सकते हैं? क्या मनमोहन जी ने देश की कौन से हित के लिए कहा था कि देश की प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे पहले मुसलमान
के हक होते हैं, आप जरा समझा दीजिए क्या। और एक बात, देश के हित के लिए राहुल गांधी जी आपका क्या किया था, लंदन में जाकर कह के बैठा, मतलब बोल दिया कि इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड। ये देश हित की आप बात करते हैं तहसीन, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए तहसीन। नहीं, आप देश हित की बात कर रहे हो तो कौन सी ऐसे देश हित होता है भैया? तहसीन जी की पीड़ा तो समझिए ना, जैसे इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, देश हित के लिए पीड़ा होना चाहिए। तो जब गौ हत्या के प्रोटेस्ट में लाखों संत को मार दिया गया था, आपको तब देश हित की कोई याद नहीं आई? लेकिन तहसीन जी की पीड़ा तो समझिए ना, जैसे जैसे 4 मई नजदीक आ रही है, अब कांग्रेस की पीड़ा भी निकल रही है, सुझाव भी निकल रहे हैं। तहसीन जी, आपको नहीं लगता है तो बहुत देर हो गई, संजय सरकार जी की पार्टी को पहले ही मना लेते, पहले ही बोल देते कि बिना हमारे कुछ नहीं हो पाएगा, या हम आपके साथ छोटे भाई के तौर पर चलने को तैयार हैं? टीएमसी से बहुत डर या दिल्ली में आके हम साथ साथ है, वेस्ट बंगाल में हम बोले संजय सरकार जी, आपका आना जरूरी है। फिर मैं 10 सेकंड बोले में क्या किया, क्या इनकी भूमिका थी, इनकी भूमिका क्या थी बाकी राज्यों में? इन्होंने हमारे सारे विधायक को कहा गया एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, क्यों हम इनके साथ जाए? इनको आना ही आए हमारे पास और बात करें। तहसीन जी, जो बात शुरुआत में शहजाद जी ने कही उसको प्रूफ मत करिए, कम से कम आप सब लोग एक विंडो में बैठे हैं और एक दूसरे पर अगर छीटाकशी करेंगे तो मुस्कुराहट आएगी शहजाद के चेहरे पर। उन्होंने शुरुआत में कहा कहाँ है इंडिया अलायंस, वही प्रूफ कर रहे हैं आप बोले संजय सरकार जी, तहसीन जी की कुछ भावनाएं हैं और उनकी कुछ इच्छाएं हैं और वो कह रहे हैं जब तक कांग्रेस नहीं, आप नहीं हरा सकते बीजेपी को पश्चिम बंगाल में। इनका एग्जिट पोल तो ठीक मानूं? प्राची पराशर जी संजय सरकार का जवाब से बहुत डरते हैं और भाग भी है जी, बोलने नहीं देते हैं। मैं मौमिता को जवाब पहले दे देता हूँ। आप मौमिता जी टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं मौमी टाइम्स ऑफ इंडिया 2008 में आपको मतलब जगह 9, 10 और 11 3 दिन में 146 मंदिर गांधीनगर शहर में तोड़ा। उस 2000 उसमें मुख्यमंत्री कौन थे मालूम है? नरेंद्र मोदी थे। आपको बता रहा हूँ, ये बिहार का समस्तीपुर में चुनाव जीतने के बाद में देखिए किस तरह से भोलेनाथ को तोड़ा गया और बेरा लगा कर लेके गए। हम हिंदुत्व को बारे में बोल रहे हैं ना। ये देखिए 1400 साल पुराना मंदिर, इसको मतलब ये क्या है, आपसे आरएसएस को पार्किंग देने के लिए ये मंदिर तोड़ा गया है। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, आप देखिए किस तरह से जोगी का पुलिस साधुओं को नंगा करके पीट रहा है, नंगा करके पीट रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आपकी ममता बनर्जी हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहते हैं, खुलेआम आप कुछ नहीं कहते हैं भाई साहब। आपकी हुमायूं कबीर बोला था कि 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देंगे, आप लोग चुप थे। आप लोगों की टाइम पे समय पे दुर्गा पूजा की इमर्शन को बैन किया गया था, क्यों ना मुहर्रम डेट पे थे। आप बोल रहे हो अभी हिंदुत्व की बात और वो भी दूसरी स्टेट से ढूंढ के निकल रहे हो, ये गलत है। ममता बनर्जी एक हिंदू की बेटी होके, एक हिंदू महिला होके कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है? आप लोगों की मुंह पे शोभा नहीं देती है ये बात। और प्राची जी, मैं एक बात 10 सेकंड में कहना चाहूंगी। अभी मैं लेफ्ट को एक जवाब देना चाहूंगी। प्राची जी बोले जल्दी। नहीं, आप लोग हिंदू विरोधी हो। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास, दीपू दास के लिए क्या किया, और वो आरजी कोर्ट में अभया के लिए उन्होंने जाकर 10 लाख ऑफर करके आए। दाम चढ़ती है इधर, महिलाओं की दाम चढ़ जाते हैं कि अगर उनका उम्र अगर 30 साल से ज्यादा हो तो 10 लाख, 5 से 10 साल हो तो 4 लाख। ये है बांग्ला की अभी महिलाओं की हालत। ममता जी 1 मिनट बस आपको रोक रही हूँ, 1 मिनट बस आपको रोक रही हूँ। संजय सरकार जी कुछ तस्वीर लेकर आए और मैं कह रही हूँ संजय सरकार जी सपने देखना बहुत अच्छी बात है, सपने देखना बहुत अच्छी बात है। अपने आप में अपनी पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है। खुद का घर साफ करो। ममता जी रुक जाए, घर साफ कीजिए पहले। ममता जी एक मिनट रुक जाए, बस 1 मिनट रुक जाए। इसका जवाब आने दें, जो संजय जी ने कहा उसका जवाब शहजाद देंगे। लेकिन मैं आपसे बता दूं संजय सरकार जी, आप जब बोलते हैं तो लगातार बोलते हैं, यहाँ कोई नहीं डरता आपसे। ये डर पश्चिम बंगाल में चलता है, यहाँ नहीं चलता है, तो ये वाली बात यहाँ मत करिए। बोले शहजाद। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, और क्योंकि आज देखिए मैं तो इतना खुश हूँ प्राची जी, मैं तो आज इतना खुश हूँ। संजय जी थोड़ी देर रुक जाए। संजय जी, अरे अभी नहीं चल, 4 तारीख के लिए आवाज तो बचा के रखो, चिल्लाना ही है 4 तारीख को। आवाज डाउन रखिए। सुनिए, ऐसा है प्राची जी, डिबेट शुरू हुई तो आपने वाम दल का राम भजन करते हुए दिखाया। फराज की दवाई तो राम जी के बारे में इतनी स्तुति करने लगे और राम जी के सबसे बड़े रक्षक के रूप में, राम जी के भक्त के रूप में, भक्त के रूप में संजय सरकार आ गए। अब मैं संजय सरकार और फराज जी दोनों से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, राम वॉज मुस्लिम सेज मदन मित्रा, और बाबरी मस्जिद बनाना है समाजवादी पार्टी का कैंपेन शुरू। फराज भाई समाजवादी पार्टी को कंडेम करे और वो मदन मित्रा को करे। चलिए, प्रखर राम भक्त पहले संजय सरकार, मदन मित्रा ने बोला राम जी मुसलमान थे,
कहां से ये पता किया आप बताओ। और मिस्टर फराज किडवाई ये बताओ, बाबरी बनाना है? ये साधु को नहीं पीटा जाता है, किस तरह से नंगा करके आपको जोगी का पुलिस पीट रहा है। जिस पार्टी ने वहां पर हमारे साधु संतों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया है, उसकी सारे फुटेज और सारे प्रमाण आ गए। आपने रामकृष्ण मिशन को वहां पे काम नहीं करने दिया। छोड़िए ना भाई साहब, आप इसका जवाब दीजिए ना। प्रभु श्री राम मुस्लिम थे क्या? बोलती बंद हो गई क्या? संजय सरकार थोड़ा तो कभी इनकमिंग ऑन रखिए। बोले बोले मदन मित्रा का क्लियर बयान मैं दिखा देता हूं। मदन मित्र का जो बयान था कि राम मुसलमान है और ये लेकिन संजय जी आराम से आलोम विलोम करिए थोड़ा सा, आराम से आराम से। संजय जी सुनेंगे नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। संजय जी मैं फराज से ही पूछ देता हूँ। फराज भाई देखो शांति से बैठिए। संजय जी एक मिनट। संजय जी आपको थोड़ा शांत होना होगा सर, वरना डिबेट नहीं कर पाएंगे आप ऐसे। उन्होंने एक सवाल पूछा, आपके नेता का बयान कोट किया, जवाब है मदन मित्रों का बारे में हम हर टीवी में चैनल पर मदन मित्रों को जो बयान है, पर्सनल बयान गलत बोला है। अरे पर टिकट दे दिया, चुनाव लड़ रहा है वो फिर से एमएलए। अरे क्या गलत बोला तो फिर काहे टिकट दे दिया फिर से उनको? क्यों चुनाव लड़वाया? चीफ मिनिस्टर अन्याय किया है। ये है इनकी राम भक्ति, ये है इनकी राम भक्ति। देखा आपने? अब फराज किदवाई से पूछे। फराज किदवाई जी, बाबरी के लिए मूवमेंट चलाई समाजवादी पार्टी ने, सही या गलत? अच्छा फराज जी इस पर जवाब देंगे। संजय जी मैं अब आप ही के साथी, इंडिया अलायंस के पार्टी के साथी, सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। थोड़ा सा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए सर। इन तस्वीरों पर बात करूंगी और आप निश्चिंत रहिए, आपकी तस्वीर पूरी दिख रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरी दिख रही है, दिखाते रहिए आप, लेकिन थोड़ा शांत रहिए। फराज किदवाई जी के पास जा रही हूँ। सर राम नाम की बात हो रही है, गुस्सा काहे कर रहे हैं इतना? दुर्गा विसर्जन पे रोक लगा दी जिन लोगों ने ताजिए के लिए, वो बोल रहे हैं। ये वीडियो चाहिए आपको? ये मुस्लिम बोले फराज किदवाई जी। फराज जी बाबरी बढ़ लेता हूं। समाजवादी स्टार्स ड्राइव फॉर रीबिल्डिंग बाबरी। देखिए पहले तो मैं मोमिता जी से एक बात पूछना चाहता हूं। मोमिता जी, अडवाणी जी ने एक किताब लिखी है माई कंट्री माई लाइफ, वो पढ़ी है आपने? नहीं अभी तक तो नहीं। अरे आप जीके टेस्ट लेना बंद कीजिए, इसका जवाब आप क्यों इतना सवाल पूछ रहे हो? अभी तो आरोप लग रहा था शहजाद के ऊपर के सवाल पूछते हैं। मैं आपकी बात, आपने मेरा नाम लेकर के सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं आपको। हाँ बोलिए, सुन रही हूं मैं। अरे मोमिता जी मैं कॉन्टेक्स्ट में हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट में हूं। ठीक है चलिए। बाबरी बननी चाहिए क्या? एक लिखी है माई हिस्ट्री, अब सुनिए तो, माई कंट्री माई लाइफ। उसके पेज नंबर 813 पे उन्होंने एक सज्जन के बारे में लिखा हुआ है कि माई रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। ये पता है किसके बारे में मोमिता जी लिखा होता है? बताइए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने लिखा है, माई रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस। आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, और उसके बाद आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना? मैं आपको पूछती हूँ, आप जरा बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुस्लिम के लिए क्यों अलग कानून? बताइए ना। वो तो कांग्रेस ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बने उसके बाद 80 बार चेंज हुआ, तो आप बताइए ना कि हिंदुओं के एक ही देश में हिंदुओं के लिए एक कानून और मुसलमान के लिए क्यों अलग है? इसके लेकर आपको कुछ अच्छा रुक जाए, ठीक है फराज जी कंप्लीट करिए, क्योंकि 27 का बैटल आपको ही लड़ना है और पिच वही है जो बीजेपी बंगाल में तैयार कर चुकी है, महाराष्ट्र में जीत चुकी है, हरियाणा में जीत चुकी है। बोले। फिर आ रही हूँ तहसीन जी और सायन जी दोनों के पास। हाँ प्राची जी, देखिए इस डिबेट को आपने, एक मुझे लग रहा था कि बंगाल पे थी, लेकिन इसको मोमिता जी और शहजाद ने घाल मेल करके पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा। नहीं डिबेट इसी पर थी। लेकिन अब बंगाल पे भी बात होना जरूरी है। एक सेकंड फराज जी, एक मिनट बस मैं आपको बता दूं, डिबेट इसी पर थी कि 26 से 27 का रास्ता निकल रहा है। राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मुद्दा कितना इफेक्टिव है, हिंदू वोट किधर जा रहे हैं, यही है सर। बोले अब आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल की रणनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बोले अब आप फराज जी। चलिए ठीक है, तो हिंदू भाइयों के वोट कहां जा रहे हैं? हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2024 में जनता ने बता दिया, और जनता ने और इस देश के हमारे हिंदू भाइयों ने यह बताया कि भगवान श्री राम का जहां पर भव्य मंदिर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया। अब बात करते हैं, अरे शहजाद भाई अभी आप और हंसेंगे, अभी आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? आप बाबरी बनाने के पक्ष में थे, पर उसी जगह पर ये बाबरी बनाना था आपको। आप रहते तो बाबरी बना देते ना। अब दीपोत्सव में दिए लगे तो आपने उसका विरोध किया, प्रजापति समाज के दियों का विरोध किया आपने। पर मेरा एक सवाल है, मथुरा मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? बोलने दे फराज जी। देखिए बंगाल पर, अरे ये अडवाणी जी की किताब पे चले गए, जो रेलेवेंट सवाल है उसका जवाब ही नहीं देते। फराज जी आ जाए।
भव्य कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा बोलिए। शहजाद, एक मिनट, वो बोलेंगे, फिर बोले फराज जी। प्राची जी, मैं मतलब किस किस सवाल का जवाब दूं, क्या बोलूं, मुझे तो आपको समझ में मैं नहीं सवाल आ रहा। पूछ लेता कभी हूं। ये चले जाते हैं बाबरी तो बनाना मंदिर ठीक पर, था कभी क्या समाजवादी भगवान जी पार्टी पर के आ लिए? जाते अच्छा हैं, एक सेकंड कभी रुके हनुमान जी पर आ जाते हैं, एक सेकंड कभी शहजाद बाबरी और पर चले फराज जी, जाते आप दोनों हैं। रुके अरे भैया, एक प्लीज। सवाल मैं पूछो, क्लियर उसका करती हूँ जवाब दे फराज दो। किदवई जी, कंफ्यूजन दूर करती हूँ। मैं आपसे मैं क्लियर करती हूँ कि जो एक पिच बीजेपी ने तैयार की है 2024 के बाद से, लगातार ऐसा लगा था कि 2024 में इनका फॉर्मूला फेल हो गया, जैसा आप यूपी का उदाहरण हमेशा देते हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार चुनाव जीत ही रहे हैं और एक ही फॉर्मूला हिट हो रहा है, उसी फॉर्मूले पर बंगाल लड़ा है और वहीं से रास्ता यूपी के लिए निकलता है। इसका कोई तोड़ है कि नहीं किस है? पिच की बात कर रही हैं आप? ये हिंदू वोटों की बात पिच, कर रही कैसी हूँ, पिच? हिंदू वोटों की कैसी बात कर पिच? रही मैं हूँ, पिच जानना चाहता हूं। हिंदू वोटों की बात कर रही हूँ सर। अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए, हमारे जो हिंदू भाई हैं वो किसी क्रिकेट मैच की पिच नहीं है, वो इस देश के वोटर हैं और इस देश के नागरिक हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को वोट बैंक की तरह, पिच की तरह नहीं देखते हैं। वो हमारे भाई हैं और 2024 में उन्होंने समाजवादी पार्टी को गले लगाया, 2027 में भी गले लगाएंगे और 2029 में भी गले लगाएंगे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लीजिए, ये मेरा 2029 तक की भविष्यवाणी कर दी फराज जी ने। अब अब आप मैं किसी एक ही मुगालते में वाक्य- मत रहिएगा शहजाद मैं जी। बस एक ही फिर वाक्य- आरिफ साइन जी, दोनों की मैं बात बस है ना, एक ही जल्दी। वाक्य में आरिफ पूछ- साइन जी, प्लीज मोमिता, एक- रुकिए ना एक हाँ, सेकंड। बोले बोले शहजाद। इन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की जो आंबेडकर जी के खिलाफ है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुओं की एक मांग है कि भव्य कृष्ण मंदिर बने मथुरा में, आप इसके साथ है खिलाफ है? बोलिए। यदुवंशियों के आप दावा करते पार्टी है, बताइए, क्लियर कट स्टैंड लीजिए फराज भाई, चिकड़ी चुपड़ी बातें नहीं, भव्य कृष्ण मंदिर बने, हाँ या ना? मतलब शहजाद, अच्छा पहले ये बताइए रामराज का तस्वुर चले छोड़े, तहसीन जी। अरे भाई, कृष्ण मंदिर के लिए तो बोल देते कम से कम। तहसीन जी, अभी फिर यहीं से एक और भविष्यवाणी में सबकी आवाज डाउन करें। फिर एक यहाँ से भविष्यवाणी पर हुई कि देखा आपने, 2029 में चाहे अखिलेश PM यादव बनेंगे। हो, शहजाद, एक मिनट। फराज की दुआई तहसीन कृष्ण जी- मंदिर के लिए नहीं बोल अच्छा, सकते। तहसीन जी और साइन जी दोनों को चर्चा में लाऊंगी। तहसीन जी, अभी भविष्यवाणी फिर से हुई कि राहुल गांधी नहीं अखिलेश यादव बनेंगे 2029 में पीएम। अब देखिए, यहां भी पिछड़ गई कांग्रेस। अभी जो दर्द, एक पीड़ा आपकी झलक रही थी, फिर से वही बात हो गई। प्राची जी, आपने, मैं गाना तो नहीं गा सकता लेकिन आपने वो जरूर शेर सुना होगा गालिब का, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। जिसको बनना है वो ख्वाब देख ले कि प्रधानमंत्री बने, और उसमें कोई बुरा नहीं अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी बने, आदरणीय ममता जी बने, लेकिन के समर्थन के बाद नहीं। मान भी लेते कि 80 में से 60-65 सीट जीत जाती है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तब भी क्या होगा? अगर भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएगी। कांग्रेस उस वक्त 120-130 सीटें हुई। तो मैं जेन्युइनली एक इंडिया टीवी पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमने क्या एनजीओ ये हम जोला लेकर घूमे, एनजीओ वाले बन गए, एनजीओ बने, हम सबको, ममता को प्रधानमंत्री बनाए, अखिलेश को हम क्या करें? दुकान बंद करते बैठे, हम बैठ जाए? तो ये ठीक है, आप बातचीत करिए, हमारे साथ बात करिए, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश जी भी बहुत टैलेंटेड है, वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन बातचीत तो करें। तहसीन जी, आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, इतनी ये झोला की बात आप कर रहे हैं, इतनी पीड़ा आपकी है, तो समझाइए ना राहुल गांधी जी को। यहाँ इंडिया अलायंस पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और वो कहाँ हैं इस वक्त? पेड़ बचा रहे हैं। पार्टी बचाएंगे, इंडिया अलायंस बचाएंगे, तभी तो ना पीएम बन पाएंगे। नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, केरला में कांग्रेस जीत रही है, तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब अगर वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिया होता ठीक से, यहाँ पे आराम से सरकार आ जाती, वो अच्छा गठबंधन कर सकती थी, उसने नहीं किया। तो इतिहास अब वो की देख बात रहे है। उसका नतीजा। जब राहुल गांधी जी एसआईआर की बात कर रहे थे बिहार और अन्य जगहों पर, ममता बनर्जी मैम ने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं आता, एसआईआर के कोई विषय नहीं है। अब एसआईआर उन पर आ गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जहां तक ये सरकार पार्टीज है, ये सब कांग्रेस के पास आएगी और कांग्रेस तब देखेगी क्या होगा 2000। चले ठीक है सर, वो तो अब कांग्रेस की स्थिति बताएगी कि क्या देखेगी। साइन जी, आप बोले, आपने पहले तो नकार दिया था, लेकिन देखिए खुद ममता बनर्जी कहती है ना, राम वाम सब एक हो गए हैं। उनको कहने दीजिए। और आई रिक्वेस्ट यू कि डू नॉट ओनली कंसिडर द हिंदू वोटर्स, क्योंकि जो 30% मुस्लिम वोट है, डू नॉट ऐसे मत सोचिए कि ये मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ है, नहीं है। द अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, एम्प्लॉयमेंट है नहीं वेस्ट बंगाल में, करप्शन हैज टच द स्काई।
सो ये सब मुद्दा है। कोई मेरा मित्र ने अभी हुमायूं कबीर के बारे में बात की। हुमायूं कबीर इज द पर्सन हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन 2019 by the backing as a candidate of Bharatiya Janata Party. This is number one. Number two, please. Number two, आपने अभी जो बात की है वो एकदम सच है। वो जो 30% और 70% वो हुमायूं कबीर ने जो बात किए थे वो सच है। एंड आई हैव मेड अ कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन। द पुलिस doesn't act as per the law. But the question is, at that point of time the ECI was in charge, the Election Commission of India was in charge. जो पुलिस थे, जो सारे के सारे थे, वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर थे। तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब अगर शायद बीजेपी का जो स्पोक्स पर्सन है, अभी उसने मदन मित्र के बारे में बात की है। ही इज द सेम पर्सन हु इज एन एक्यूज्ड इन द शारदा चिट फंड स्कैम। अगर इसके इन्वेस्टिगेशन ठीक से होते, अगर इसका ट्रायल ठीक से होता, तो दैट पर्सन टुडे इज नाउ इन द एज अ कन्विक्टेड पर्सन एंड इनसाइड द जेल। आज वो इलेक्शन नहीं लड़ते। तो ये सब पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के अंदर, इस पॉइंट्स के ऊपर चर्चा होकर ये इलेक्शन हुआ है। 8,500 स्कूल पश्चिम बंगाल में बंद हो चुका है। 8,500 स्कूल, दिस इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आप ही बता दीजिए, आपने तो चुनाव लड़ा है, आपसे बेहतर तो बंगाल की रिपोर्ट मुझे कोई बता नहीं सकता है। अधीर रंजन चौधरी जी को तो सुना मैंने, जिन्होंने कहा कि बीजेपी भारी पड़ रही है। आप ही बता दीजिए, ममता बनर्जी ने इतना खराब काम किया, बीजेपी वालों को आप बता ही रहे हैं कि वो किस तरीके की राजनीति करते हैं, फिर वोट जा किधर रहे हैं? सरकार बन किसकी रही है सायन जी? वो तो 4 तारीख मालूम पड़ जाएगा ईवीएम खोलने से। आपका कोई दावा नहीं? No, because one thing that is very clear, because the people at large, look, I represent a political party, but beyond that, I'm saying this, people at large came out and they have voted. So whoever got the mandate, we expect we will win, but whoever got the mandate, this is a fresh mandate. कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन ये तो राजनेताओं की खूबी होती है, जब तक वोट खुल नहीं जाते, जब तक नतीजे आ नहीं जाते, अपनी अपनी जीत की बातें तो करते हैं। आप तो वहां भी पिछड़ गए, जीत का दावा तक नहीं कर पा रहे हैं आप तो। वही मैं कर रहा हूँ मैम, बी रियलिस्टिक, मैं यही कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है साईं जी, आप ही हैं सबसे ज्यादा रियलिस्टिक यहाँ पर, और बाकी कोई नहीं है। जल्दी से ममिता जी, बहुत छोटा सा मैं बोलूंगी कि विदेशी पार्टी के लिए पैलेस्टाइन से आप वोटर्स लाके दे तो शायद जीत पाएंगे, क्योंकि इनका भी हाल अभी नेटवर्क जैसा हो गया, वाईफाई तो नेटवर्क नहीं दिखते है कहीं पे भी। और ये सायन, अभी एक सेकंड सायन प्लीज, मैंने बात नहीं की, प्लीज मैं बताती हूँ सायन, आपकी पार्टी के टाइम पे आप कलीमुद्दीन शाम्स को तो जानते होंगे, कलीमुद्दीन शाम्स को जानते होंगे, जो फेक राशन कार्ड बनाया था, बना देते थे लोगों को, बांग्लादेशी को। फिर वही कलीमुद्दीन शाम्स ने, उनके नेतृत्व में जब पहला घुसपैठ कलकत्ता में आए थे, वो आइडेंटिफाई किया गया था, तो डीसी पोर्ट विनोद मेहता उनको मारने के लिए जब गए थे, वही मुसलमान कलीमुद्दीन शाम्स के नेतृत्व में डीसी विनोद मेहता को मार के उसका आग निकल के उनका हत्या कर दिया था। और यही सरकार के समय दौरान वो मारी छापी, शाही बारी और व्हाट नॉट, इन्हें गोपाल पात्र बोल के एक आदमी का हाथ भी गला काट दिया था। ये सरकार जब अभी मैंडेट किसको गया है। मेरे पास इतना ही वक्त है, इसलिए रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।